की। जी शेखराज भाई प्लीज। ओके तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय भगवान शेखराज के भाई। असीम। हाय शेषराज बाबू, हाय। नमस्कार जी। हाय हाँ शेखराज जी, हाँ भाई। जी। हाय हाय, सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है। आप सभी भाइयों की मदद है। आज भी शराब के घूट से दूर हूँ और एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, देहरादून में ऑनलाइन ग्रुप मीटिंग का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे यहाँ अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक दिया है दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ 12 ट्रेडिशन एंड व्हाट इज देयर नीड, 12 परंपराओं का महत्व और इनकी क्या जरूरत है। इस विषय पे दोस्तों मुझे अपने अनुभव आज साझा करना है। दोस्तों, आज कहीं तो भी मैं जिंदा हूँ, शराब से मैं दूर हूँ और एक बहुत ही अच्छी जिंदगी आज मैं जी रहा हूँ दोस्तों। शराब का प्रॉब्लम लेकर मैं ए में आया था और उस वक्त मेरी अवस्था ऐसी थी कि अब मरता या तब मरता। जिंदगी का हर फ्रंट कहीं तो भी मेरा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। आज दोस्तों मैं जो इतनी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, जैसा मैंने कभी उम्मीद भी नहीं किया था कि मैं ना सिर्फ शराब से दूर हो जाऊंगा, बल्कि इतनी अच्छी जिंदगी जी पाऊंगा। मेरी उम्मीद से, मेरी औकात से भी ज्यादा मुझे मिलेगा, ये कभी सपने में मैंने नहीं सोचा था दोस्तों। और ये सारी चीजें जो हुई है मेरी जिंदगी में, एक नई जिंदगी जो मुझे मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ईश्वर की कृपा है। और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम है, ये फेलोशिप है। अगर ये ए का प्रोग्राम नहीं होता, फेलोशिप नहीं होती, तो आज मेरे जैसा शराबी दोस्तों जिंदा नहीं रहता, शराब से दूर नहीं रहता, एक इतनी अच्छी जिंदगी नहीं जी पाता। और मेरे जैसे आज हजारों लोग हैं दोस्तों पूरी दुनिया में, जो एक बहुत ही बेहतर और उम्दा जिंदगी जी रहे हैं। आने वाली जो पीढ़ियां है शराबियों की, कहीं तो भी उनके लिए भी एक उम्मीद है दोस्तों कि उनकी शराबियत का इलाज संभव है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस हमारे लिए उपलब्ध है। जब बाहर की दुनिया की कोई भी ऐसी चीज अब नहीं है जो मेरी मदद कर सकती है। ना मेरा विल पावर काम में आया, ना ही कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, ना साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, ना ही कोई जादू टोना आवा बावा, और ना ही कोई धर्म गुरु कि जिसके अंदर में ऐसी कोई शक्ति हो, ऐसी कोई मेडिसिन हो कि जिसको मैं खा लूं या उसके प्रभाव से मेरी शराब बंद हो जाए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने ही दोस्तों एक ऐसा सुंदर प्रोग्राम मेरे सामने में रखा, आध्यात्मिक तत्वों का, और वो भी इतने सिंपल, इतने सरल है। यदि मैं उनको सिंपल और सरल रखता हूँ और सरल रूप से अगर उसको अपनी जिंदगी में लागू करता हूँ, तो ना सिर्फ मैं शराब से दूर रह सकता हूँ, बल्कि एक अच्छी जिंदगी में जी सकता हूँ। आज मैं उसका एक उदाहरण हूँ दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों, मेरा ये जो नया जीवन है, ये पूरी तरीके से अल्कोहलिक्स एनोनिमस का दिया हुआ है। ए में आने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से ग्रसित हूँ। और ये जो अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी है, ये अनक्यूरेबल है, यानी इसका क्योर नहीं है। हम सिर्फ इसको अरेस्ट करके रख सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों, चाहे अभी कितने भी साल मुझे शराब से दूरी की हो जाए, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की आवश्यकता मुझे आज भी उतनी ही है जितनी पहले दिन थी। अभी देखते देखते मुझे अगले महीने में 17 साल हो जाए, लेकिन इन सालों का कोई महत्व नहीं दोस्तों, क्योंकि एक बार का शराबी हमेशा का शराबी।
मैं कल भी शराबी था, आज भी शराबी हूँ, कल भी रहने ही वाला हूँ। और इसीलिए मेरे लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ये जो फेलोशिप है, ए का ये जो प्रोग्राम है, ये जीवित रहना, कायम रहना, एकता में रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि मेरा जो जीवन है वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ऊपर में निर्भर है। तो इसीलिए दोस्तों, यदि मैं अपनी रिकवरी चाहता हूँ, अपना जीवन कायम रखना चाहता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस कायम रहे, ए का प्रोग्राम कायम रहे, ए की यूनिटी कायम रहे। अकेले मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे ये जो नया जीवन मिलता है, मेरी रिकवरी जो होती है, वो ग्रुप के माध्यम से होती है। जब तक मुझे एक दूसरा शराबी नहीं मिलता, मैं रिकवरी के रास्ते पे आगे बढ़ ही नहीं सकता दोस्तों। और इसीलिए ए में जो यूनिटी है, एकता है, उसको बहुत ज्यादा महत्व है दोस्तों। किसी भी ग्रुप का, ए का काम ही दोस्तों ग्रुप के माध्यम से होता है। दो या दो से अधिक शराबी एक जगह पर मिलते हैं, अपने आप को ए का ग्रुप घोषित करते हैं, ए के तत्वों पे चलते हैं, अपने आप एक दूसरे को रिकवरी में मदद करते हैं, तो तभी वो जिंदा रह सकते हैं। तो यदि ये जो ग्रुप बना है, अगर ये यूनाइट नहीं रहेगा, एकता में नहीं रहेगा, बिखर जाएगा, तो मेरे जैसा अल्कोहलिक भी ज्यादा दिन तक जिंदा रहने वाला नहीं। और इसीलिए दोस्तों, ये जो 12 परंपराएं हैं, इनकी हमें आज भी बहुत आवश्यकता है दोस्तों। एक्चुअली ये बनाई ही इसीलिए गई है कि ताकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है वो स्पॉइल ना हो। ये प्रोग्राम मेरे लिए भी और नई आने वाली जो पीढ़ियां है, उनके लिए भी ये सुरक्षित रहे। हम इतिहास में पढ़ते हैं दोस्तों कि 12 कदम जो मेरी हमारी रिकवरी के लिए लिखे गए, तो बिल डब्ल्यू ने आधे पौन घंटे में लिख लिया। जब बिग बुक लिखना शुरू हुआ, तो ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड ग्रुप के कुछ तत्व हमारे साथ में थे ही। उन्हीं को कन्वर्ट करके बिल डब्ल्यू ने ये 12 कदम लिखे। और 12 कदम के बारे में बिल डब्ल्यू खुद बोलते हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये ईश्वरीय प्रेरणा से ही ये कदम इतने सुंदर सीक्वेंस में, इनकी सीक्वेंस भी इतनी सुंदर है कि बिल्कुल शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज भी उस 12 कदमों के सीक्वेंस को चेंज नहीं किया जा सकता। तो बिल ने जब ये कदम लिखे, तो आधे पौन घंटे में लिखकर हो गए। मगर 12 परंपराओं के बारे में ऐसा नहीं है दोस्तों। ये 12 परंपराएं 15 साल के हमारे ट्रायल एंड एरर का नतीजा है, गलतियां कर करके सीखने का नतीजा है। हमने कटु अनुभवों से इन परंपराओं को कहीं तो भी बनने में मदद की है। ये 12 परंपराएं भी हम मानते हैं कि ईश्वरीय प्रेरणा से ही बने हैं, किसी ने इसको बैठकर बनाया नहीं है। हम अनुभव लेते गए और उन अनुभवों के आधार पे हमको इन तत्वों की जरूरत पड़ी। ये तत्व है, जैसे 12 तत्व है, वैसे ही 12 जो परंपराएं हैं दोस्तों, वो आध्यात्मिक तत्व है। इसीलिए उनको रूल नहीं बोला जाता, कानून नहीं बोला जाता, नियम नहीं है ये ट्रेडिशंस है, परंपराएं जो अनुभव से इवॉल्व होती है, बनती है। 10 जून 1935 को हम लोग मानते हैं कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का निर्माण हुआ, स्थापना हुई, जब बिल डब्ल्यू के साथ एक दूसरा शराबी शराब से दूर हुआ, डॉक्टर बॉब। एक से दो हो गए और कभी तो भी एक ग्रुप बना। तो जब दो होते हैं तभी ग्रुप बनता है, अकेले आदमी से ग्रुप नहीं बनता। ये सर्विस में रहते हुए हमको इस बात को समझना पड़ता है। कभी कभी हमको सेवा में रहते हुए अहंकार भी पैदा हो जाता है, मेरी वजह से ग्रुप है, मैं ही हूँ। तो जब दो नहीं मिलेंगे तो ग्रुप ही नहीं बनेगा। तो जब दो मिले, दो दो लोगों की रिकवरी शुरू हुई, तो ए के तत्वों के हिसाब से हमने माना कि ए की स्थापना हो गई 10 जून 1935 को। और 1950 में जब ए को 15 साल हो गए, तब दोस्तों हमने क्लीवलैंड कन्वेंशन में ये 12 परंपराओं को स्वीकार किया।
तो इन 15 सालों के जो हमको उतार चढ़ाव, गलतियां करके सीख कर ट्रायल और एरर का जो ये दौर चला, बड़े ही कटु अनुभव के आधार पे कहीं तो भी इन 12 परंपराओं का निर्माण हुआ। दोस्तों, ऐसी सख्त जरूरत महसूस होने लगी कि यदि हमने अपने आप के लिए कुछ तो भी नियम नहीं बनाए तो इस प्रोग्राम को हमको खोना पड़ेगा। और अगर ए जीवित नहीं रहेगी, ए का प्रोग्राम जीवित नहीं रहेगा, तो हम लोगों की जिंदगी भी संकट में पड़ जाएंगी। जैसे जैसे हमारी फेलोशिप बढ़ते गई, हमारी संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे दोस्तों चुनौतियां भी बढ़ती गई। अनामिकता के प्रॉब्लम थे, लोग खुले रूप में अपनी अनामिकता भंग कर करके ए का काम कर रहे थे। ग्रुप में लीडरशिप के प्रॉब्लम थे, हर ग्रुप में कहीं तो भी ये समस्याएं पैदा होती है, पहले भी होती थी, आज भी होती है। एक दूसरे से रस्साकशी, एक दूसरे से ईर्ष्या, जलन, अल्कोहलिक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी भी होता है, लोगों को डोमिनेट करना, लोगों को अपने हिसाब से चलाने के लिए मजबूर करना। तो ये सारी चीजें ग्रुपों में हो रही थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कैसे हमारे संबंध पैसों के मामले में होना चाहिए। हमारी 7वीं परंपरा में लिखा है दोस्तों, 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक में, कि एक प्रकार से एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो जिस प्रकार की तकलीफ होती है, तो वैसी ही लेबर पेन, वैसी ही तकलीफ 7वीं परंपरा को बनाने में हुई। तो हम समझ सकते हैं दोस्तों कि हमारे पहले आए हुए जो सदस्य थे, ओल्ड टाइमर थे, हमारे जो को फाउंडर्स थे, उन लोगों को इस प्रोग्राम को यहाँ तक लाने में कितनी तकलीफें हुई, न जाने कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन 12 परंपराओं के बारे में भी BW लिखते हैं कि फेलोशिप इन परंपराओं को भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। फेलोशिप साफ बोलती थी कि बिल, हम तुम्हारा और डॉक्टर बॉब का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये नहीं पसंद करेंगे कि कोई हमको ये सिखाए कि कैरिंग द मैसेज कैसे करना है, का ग्रुप कैसा चलाना, ये तुम हमको नहीं सिखा सकते। तो शुरुआत में फेलोशिप इन 12 परंपराओं को मानने के लिए भी तैयार नहीं थी। ए का प्रोग्राम कीप इट सिंपल है, उसको मैंने उसको पेचीदा मत कीजिए, हम अपने आप में सक्षम है ग्रुप का काम संभालने में, कैरिंग द मैसेज करने में। तो BW को उस वक्त की जो फेलोशिप है, वहां घूम घूम कर ग्रुपों में जा जाके इन परंपराओं के महत्व को समझाना पड़ा कि यदि हमने अपने आप के लिए ये तत्व नहीं स्वीकार किए, ये नियम नहीं बनाए, तो हो सकता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम खराब हो, ए का ये प्रोग्राम कहीं तो भी खत्म हो जाए, हमारी यूनिटी खतरे में पड़ जाए। और तब जाके दोस्तों बड़ी मुश्किल से उस वक्त फेलोशिप तैयार हुई। और 1950 में, जैसा मैंने बताया, क्लीवलैंड कन्वेंशन हमारा 15वीं एनिवर्सरी थी, तो उसमें दोस्तों इन 12 परंपराओं का स्वीकार हुआ। तो आज कहीं तो भी सारी परंपराओं पे जिक्र हम नहीं कर सकते, उतना समय नहीं रहता है दोस्तों, लेकिन हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि पिछले 89 सालों से अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस जिंदा है तो इन 12 परंपराओं की वजह से है। ऐसा नहीं है कि परंपराओं का भंग नहीं हुआ, ट्रेडिशन तोड़ी नहीं गई, ये हमारा मानवीय स्वभाव है। परंपराएं बनने के पहले भी हम अल्कोहलिक ऐसे ही थे, और आज भी हम देखते हैं कि हम अपनी मनमानी करने के चक्कर में कई बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस की यूनिटी को खतरा पैदा कर देते हैं। आज भी बदस्तूर जारी है। कभी ये ट्रेडिशंस के जो भंग है, परंपराओं को तोड़ने वाली जो बातें हैं, तो वो कभी अनजाने में भी हो जाती है, क्योंकि परंपराओं के बारे में हमको जानकारी नहीं रहती। ज्यादातर मीटिंगों में हम अल्कोहलिज्म, रिकवरी, इन्हीं विषयों पे शेयर करते हैं। ट्रेडिशंस को सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते लोग, तो चलने की तो बात ही दूर है। एक आधा ट्रेडिशन का वर्कशॉप लीजिए तो 50 लोगों से लोग ऊपर नहीं जाएंगे वहां, मगर बाकी विषय अगर कन्वेंशन लीजिए और सीधे नाइट विजिल लीजिए तो 400-500 लोग वहां आएंगे। तो ट्रेडिशन के नाम से ही हम लोग कहीं तो भी
दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो इन पर चर्चाएं भी कम होती है, और जिसकी वजह से परंपराओं के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से भी हम ट्रेडिशन तोड़ जाते हैं। ट्रेडिशन के खिलाफ में हम काम करते हैं जब हम सर्विस में रहते हैं, ग्रुप में काम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपनी खुन्नस के लिए, जानते हुए भी जानबूझ के परंपराओं को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोग एक ही यूनिटी के सबसे ज्यादा दोषी होते हैं दोस्तों। अनजाने में अगर कोई व्यक्ति के हाथ से परंपरा भंग हो रही है तो उसकी गलती को माफ भी किया जा सकता है। लेकिन यदि हम सब कुछ जानते हुए भी कभी कभी सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा, अहंकार के लिए, अपने अंदर की खुन्नस के लिए हम एक ही परंपराओं को तोड़कर काम करते हैं, और वो ज्यादा बहुत खतरा एक ही यूनिटी को होता है। तो आज का टॉपिक ही है दोस्तों कि इन 12 परंपराओं का महत्व और इनकी जरूरत क्या है। तो सीधी साफ साफ बात है दोस्तों कि जैसे 12 कदम मेरी रिकवरी के लिए, व्यक्तिगत रिकवरी के लिए आवश्यक है, तो वैसे ही किसी ग्रुप को बने रहने के लिए, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम को टिकाए रखने के लिए इन 12 परंपराओं की आवश्यकता है। एक का प्रोग्राम ही नहीं रहेगा, एक की फेलोशिप ही नहीं रहेगी, तो मैं कहाँ से जिंदा रहूंगा। कई ग्रुप हमने लोकल लेवल पे देखे हैं कि अच्छे अच्छे चलते हुए ग्रुप आपसी मनमुटाव में, आपस में फ्रैक्शन होने की वजह से एक एक आदमी वहां से चलते गया, ग्रुप बंद हो गया, और बाद में सारे के सारे लोग कहीं तो भी शराब के अड्डे की तरफ चले गए। कुछ लोगों की जाने चली गई। नागपुर के ही आसपास में ऐसे कुछ चंद ग्रुपों का गवाह हूँ कि ग्रुप बने, अच्छे चले, और बाद में कुछ लोगों के अपनी मनमानी की वजह से, अपने डोमिनेटिंग की वजह से आपस में ग्रुप में विभाजन होते चले गए। लोगों ने मीटिंगों में जाना बंद कर दिया, ग्रुप बंद हो गए, और धीरे धीरे वहां के सदस्य कहीं तो भी फिर शराब की तरफ में लौटे। ये एक इतिहास है। हमारी 9वीं परंपरा में 12 कदम 12 परंपराओं की बहुत ही साफ तरीके से लिखा है कि एक मेरे जैसा शराबी यदि 12 कदमों की अवहेलना करता है, यानी उन पर काम नहीं करता, तो वो अपने डेथ वारंट पे साइन करता है। और हम देखते हैं कि यदि सिर्फ शराब से अगर एक शराबी दूर है, मगर वो 12 कदमों पे आगे में काम नहीं कर रहा है, तो देर सवेर वो शराब की तरफ जाता है। और मेरे जैसा शराबी शराब पीना यानी अपनी मौत को दावत देना। कई लोगों को हमने देखा है कि ए में आने के बाद में भी वो शराब की तरफ में गए हैं और आज दुनिया में नहीं है। तो जैसे एक अल्कोहलिक 12 कदमों की अवहेलना करता है, एक का मेंबर अपने डेथ वारंट में साइन करता है, वैसे ही कोई भी ए का ग्रुप अगर 12 परंपराओं की अवहेलना करेगा, 12 परंपराओं के हिसाब से नहीं चलेगा, तो वो ग्रुप भी कहीं तो भी उसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता है। ऐसा कई ग्रुप हमने विश्व के नक्शे में देखे कि जो बने और बाद में कहाँ चले गए, कहाँ उड़ गए, पता भी नहीं चला। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है दोस्तों, वो एक अल्कोहलिक का होता है। उसकी जान इसमें जा सकती है। और इसीलिए दोस्तों इन 12 परंपराओं का हमारे लिए बहुत महत्व है। हमारा पूरा उद्देश्य है कि हम अपनी भी जान बचाए, उसके लिए भी एक जीवित रहना जरूरी है। लेकिन जो एक नई आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी ये उपलब्ध हो, ये जीवित रहे। आज ये भी जिम्मेदारी दोस्तों हमारी है। इसीलिए इनिशियल रिकवरी के बाद में धीरे धीरे हमको एक ही ग्रुप की सर्विस में आना पड़ता है। ये हमारा ग्रेटिट्यूड है दोस्तों कि जो ए ने मेरे लिए किया है, तो अभी मुझे उसको देना भी है। ए मुझसे कोई धन दौलत नहीं मांगती। जो भी मैंने कमाया है वो ए उस पर दावा नहीं करती। लेकिन मैं अपने ग्रेटिट्यूड के तौर पे, कि ए का आभार प्रकट करने के तौर पे आज मैं जितना कुछ ए को दे सकता हूँ, अपनी सेवा, अपना धन, अपना टैलेंट, तो मुझे देना चाहिए। और जब हम इस सेवा में आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि ये सेवा मैं किसी पे हुकूमत चलाने के लिए न करूं।
मुझे 12 परंपराओं के तहत ये सर्विस करनी पड़ती है। पहली ही परंपरा कहती है कि सार्वलौकिक कल्याण प्रमुख है। तो जब मैं ग्रुप में किसी भी पद पे हूँ, चाहे चेयरमैन हूँ, सेक्रेटरी हूँ या और कोई भी पद पे हूँ, तो या फिर नहीं भी पद पे हूँ, मैं किसी ग्रुप का एक सामान्य मेंबर भी हूँ, तब फैसले लेते वक्त मुझे हमेशा इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि निर्णय ऐसे हो कि सार्वलौकिक कल्याण हो। अगर मेरी अपनी व्यक्तिगत रिकवरी अगर ठीक रखनी है, कायम रखनी है, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की यूनिटी कायम रहना जरूरी है। मेरी जो रिकवरी है वो एक ही एकता पे निर्भर है। पहली परंपरा पहले ही मुझे साफ संदेश देती है, ताकि मैं आगे की जो 12 बाकी की जो 11 परंपराएं हैं उन पे ठीक तरीके से काम करूं। ग्रुप में काम करने वक्त हमेशा हमको ग्रुप कॉन्शियस से काम करना पड़ता है। हमारा एक ही अधिकारी है और वो है प्रिय ईश्वर। लेकिन वो ईश्वर प्रकट होगा कहाँ, उसकी इच्छा समझ में आएगी कहाँ? तो दूसरी परंपरा हमको बताती है कि सर्वसहमति से लिया गया ग्रुप कॉन्शियस, ओल्ड टाइमरों के अन्य सदस्यों की चर्चा में अच्छे सुझावों के बाद में ठोक बजा के लिया गया जो निर्णय है वो ग्रुप कॉन्शियस माना जाता है। उसी को हम ईश्वर की इच्छा मानते हैं। कोई निर्णय अगर ग्रुप कॉन्शियस से विचार विमर्श से हो गया है तो उसको कबूल करना है, ना कि ब्लीडिंग डिकॉन बनना है। कई बार हमारे मन के खिलाफ में अगर फैसले हो गए तो हम ब्लीडिंग डिकॉन बन जाते हैं, खुनशी सभासद, खुन्नस पालने वाला, कि मेरी मेरी नहीं सुनी गई, मेरे हिसाब से नहीं चला गया। तो ये कहीं तो भी ग्रुप में डिवीजन पैदा करता है। तो इसीलिए दूसरी परंपरा कहती है कि पूरे चर्चा विमर्श के बाद में अगर ग्रुप ने कोई निर्णय लिया है, हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि वो निर्णय गलत है, लेकिन फिर भी उसको मानना मेरी मजबूरी है, ताकि एक ही यूनिटी कायम रहे। तो बहुत अच्छे तरीके से उस किताब में लिखा है कि जो ओल्ड टाइमर होते हैं, एल्डरली, अच्छा ही नाम है उसमें, एल्डरली स्टेट्समैन, यानी जो पुराने अच्छे ओल्ड टाइमर है, तो वो नाराज नहीं होते अगर ग्रुप के फैसले उनके मन के खिलाफ भी गए। वो वेट करते हैं। भाई प्रोग्राम ही ट्रायल एंड एरर का है। एवरी ग्रुप हैज राइट टू बी रॉन्ग। हर एक समूहों को गलती करने का अधिकार है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये पूरा प्रोग्राम भी जो बना है तो गलतियां कर करके सीख कर बना है। शुरू में हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू ने भी कई कई प्रकार की गलतियां की। वो खुद एडमिट करते हैं कि उन्होंने कई बार अनामिकता को भंग करने के काम किए, लेकिन तब वो उस मामले में है ना, उस मामले में थोड़ा अनजान थे। लेकिन जब उनको ये चीजें समझ में आई तो हमने तो अपनी ट्रेडिशन की परंपराएं बनाई अनामिकता के बारे में। तो कहीं तो भी पूरा जो एक का प्रोग्राम है वो बना ही गलतियां कर करके सीख कर है। तो यदि हम इस बात को प्रेस्टीज इशू बना ले कि नहीं रे बाबा ये गलत हो जाएगा, फिर इससे नुकसान हो जाएगा, तो ग्रुप को गलती करने का अधिकार ही नहीं है, तो हम कहीं तो भी उनका जो विकास है गलती करके सीखने का, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। यदि सर्वसम्मति से चर्चा विमर्श से कोई फैसला हो रहा है, चाहे मुझे लग रहा है कि अगर कोई गलत भी हो तो मैंने उसको स्वीकार कर लेना चाहिए ईश्वर की इच्छा समझ के, क्योंकि ए को मैं नहीं चला रहा, ए को ईश्वर चला रहा है। मैं जब नहीं था ए में तब भी ए जिंदा थी, और जब मैं नहीं रहूंगा तब भी ए जिंदा रहने ही वाली है। तो इसलिए ए के मामले में बहुत ज्यादा सीरियस होकर काम करना भी मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर मैं इस तरीके से ग्रुप में बर्ताव करता हूँ, मुझे कोई पद मिला है, तो मैं शासक नहीं बन जाता। मैं लोगों को आदेश इशू नहीं करता, ऐसा करो वैसा करो, ये मत करना वो मत करना। मैं लोगों को सजा देने का अगर काम कर रहा हूँ तो मैं ग्रुप में विभाजन पैदा करता हूँ, ग्रुप में कहीं तो भी ग्रुपिज्म को बढ़ावा देता हूँ। क्योंकि यदि मैं बाकी सदस्यों को अपने पावर का इस्तेमाल करके अगर डोमिनेट करूंगा, किसी ने कुछ गलती की तो उसको नहीं, इसको शेयरिंग मत देना, नहीं इसको आजकल भाव मत देना, उनको मैं अपनी बात रखने का मौका नहीं दूंगा, बगैर ग्रुप कॉन्शियस लिए ही हम कई बार फैसला लेते हैं। इनको क्या समझता है, ये तो अभी मैंने लाया हूँ उनको, तो ये कोई बराबर फैसला नहीं ले सकते, मैं पूरे जमाने का ज्ञान है मुझे,
मुझे ए का पूरा नॉलेज है, तो मैं जो भी फैसला लूंगा वो ए के और ग्रुप के हित में ही लूंगा। या ऐसी मेरी सोच कहीं तो भी एक आध्यात्मिक अहंकार हमारे अंदर में आ जाता है दोस्तों। तो हम ग्रुपों में ग्रुप कॉन्शियस लेना बंद कर देते हैं, मनमानी करना शुरू कर देते हैं, और ये चीजें कहीं तो भी ए को डिवाइड करती है, ग्रुप को डिवाइड करती है। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, वो ग्रुप से अलग होने की कोशिश करते हैं। तो कई जो ग्रुप नए बने हैं तो इसी तरीके से बने, ग्रुप बने, इंटर ग्रुप बने, फेलोशिप बढ़ी। बात यहाँ तक ठीक है कि अगर किसी ग्रुप में दो ग्रुप हो गए हैं, बात नहीं बन रही है, और एक फ्रैक्शन अलग होकर नया ग्रुप इंटर ग्रुप बना रहा है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ए का विकास ही इससे होता है, डिवाइडेड वी ग्रो कहा जाता है। ए ऐसे ही फैली है, ऐसे ही बड़ी है। लेकिन फिर उसके बाद में ए का एकमात्र उद्देश्य है हर एक ग्रुप का पीड़ित शराबी तक कैरिंग द मैसेज करना। मगर ये अपना उद्देश्य छोड़कर हम आपस में राजनीति में उलझ जाते हैं, हम रस्सी केस में उलझ जाते हैं, हम अपनी खुन्नस निकालना शुरू कर देते हैं, ग्रुपों में लड़ाइयां हम देखते हैं। मेरे शहर में ही ऐसे मैंने ग्रुप देखे हैं कि जिन्होंने बिल्कुल अगल बगल में ग्रुप, दोनों का टाइमिंग सेम, दोनों के दिन सेम। अभी कोई दूसरा व्यक्ति अन्य ग्रुप का जब आता है तो विचार में पड़ जा रहा है कि मैं इस ग्रुप में जाऊं या उस ग्रुप में जाऊं। दोनों ग्रुप के लोग दरवाजे पे खड़े हैं, वो उधर से बुला रहा, वो उधर से बुला रहा। तो हमारी जो एक ही परंपरा कहती है कि दोस्तों प्रत्येक ग्रुप स्वतंत्र है, उसको एक ही कैरिंग द मैसेज कैसा करना चाहिए, सर्विस कैसी करनी चाहिए, वो निर्णय लेने का पूरा अधिकार उसको है। किसी भी ग्रुप पे एक किसी भी अन्य व्यक्ति का या कमेटी का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। जैसा कोई ग्रुप है तो ना इंटर ग्रुप उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, ना कोई जीएसओ उसमें हस्तक्षेप करता है। तो पूरे निर्णय लेने का अधिकार उस ग्रुप को है, वो ग्रुप पूरी तरीके से स्वतंत्र है। लेकिन इतना भी नहीं है कि भाई वो ऐसे निर्णय ले कि आसपास के जो अन्य ग्रुप है या जो पूरी ए की फेलोशिप है, उन वो कहीं तो भी खतरे में पड़ जाए, या वो कहीं तो भी प्रभावित हो। तो जब हम कोई नया ग्रुप बनाते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस ग्रुप के जो दिन है या टाइमिंग है आसपास के ग्रुप से क्रॉस हो रहा है क्या। कुछ ही दिन पहले नागपुर में ऐसा ही कुछ एक नया ग्रुप बनाया गया, और वो भी बनाया किसने, तो 35-36 साल उम्र इंसान ने। किसी एक ग्रुप में वो थे, उनका बर्थडे कैंसिल हुआ, और फिर बारिश के उन्होंने बगल में ही नया ग्रुप शुरू किया। एक ग्रुप से एक दिन ले लिया, दूसरे ग्रुप से एक दिन ले लिया, और कभी तो भी नजदीक नजदीक होने की वजह से वो उन ग्रुपों को प्रभावित कर रहा था। आखिरकार परंपराओं के खिलाफ में जब ऐसे काम थे वो ग्रुप बंद करना पड़ा, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, यह अभी साल 1.5 साल पहले की ही बात है। और ये सारे काम करने वाला भी कौन, तो एक बड़ा सीनियर ओल्ड टाइमर। हम नाम नहीं लेते क्योंकि ये चीजें जो है वे हम सब में पाई जाती है। ये मेरे साथ में भी कभी भी हो सकता है। अगर मेरा अहंकार जाग गया, मैं अगर खुन्नस में आ गया, तो ये काम मेरे हाथों से भी हो सकता है। तो हमको किसी को भी ब्लेम नहीं करना है कि वो ओल्ड टाइमर है, वो गलत है, ऐसा नहीं है। ये चीजें मेरे हाथों से भी हो सकती है, सिर्फ मुझे गलतियों से सीखना पड़ता है। चाहे अपनी गलतियां हो या दूसरों की गलतियां हो, ये सीख कर ही हम आगे बढ़ते हैं। हम कई बार ये भूल जाते हैं दोस्तों कि हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य है वो सिर्फ इतना ही है कि पीड़ित शराबी को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज पहुंचाना। इसके अलावा एक ही ग्रुप का अन्य कोई भी काम नहीं है। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि हम बाहरी दुनिया का जो वातावरण है उसमें हम कहीं तो भी परंपराओं को नहीं समझने की वजह से उसके शिकार बन जाते हैं। कोई वृक्षारोपण कर रहा, कोई भोजन दान कर रहा, कोई और कुछ चीजें कर रहा है। तो ये चीजें अल्कोहलिक्स एनोनिमस की नहीं है। हमारे कैरिंग द मैसेज के काम ही तो इतने पड़े हैं दोस्तों। अभी भी इतनी सारी जगह है कि जहाँ ये पहुंची ही नहीं है। उसके लिए हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है हर जगह पहुंचने का, ना उतने साधन है।
ना उतने लोग हैं। लेकिन फिर भी कई बार परंपराओं के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से हम अपने प्राथमिक उद्देश्य से भटक जाते हैं। तो ये जो परंपराएं बनी है, इन परंपराओं को समझना पड़ता है, इनको समझ के हमको काम करना पड़ता है कि बाहर की जो संस्थाएं हैं, चाहे हम जैसे ही अल्कोहल के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं क्यों न हो, लेकिन हम उनसे संलग्न नहीं हो सकते, अफिलिएशन नहीं कर सकते, उनके साथ में आर्थिक व्यवहार नहीं कर सकते, ना उनको उनका काम अच्छा है करके हम अपना पैसा उनको दे सकते हैं, और ना ही हम उनसे पैसा ले सकते हैं। हमारी जो छठी परंपरा कहती है कि भाई बाहरी ऐसी किसी भी रिलेटेड या कोई भी इस प्रकार की फैसिलिटीज हो, हमारा जो संबंध है उनसे, हमारा जो काम करने का तरीका है, वो कोऑपरेशन का है, सहयोग का है, अफिलिएशन का नहीं है, संलग्नता का नहीं है। कई बार व्यसन मुक्ति केंद्र भी शराब मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, तो हम व्यसन मुक्ति केंद्रों के साथ में व्यवसायिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। ग्रुप के थ्रू भी ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और एक ए मेंबर होने के नाते भी किसी भी व्यसन मुक्ति केंद्र हो, रिहेबिलिटेशन सेंटर हो, या और किसी भी प्रकार के ऐसे रिलेटेड फैसिलिटीज हो, तो उनसे हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम जोड़ने का काम नहीं करते। यदि मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वहां अगर काम करना चाहता हूँ, सर्विस करना चाहता हूँ, पैसों के नौकरी के आधार पे, सैलरी के आधार पे, तो ये मेरा अपना निजी विषय है। मैं उसमें तभी सुरक्षित हूँ जब मैं ए का नाम यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल नाम से वहां पे काम करता हूँ, अपना रोजगार पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं एक ए मेंबर की आइडेंटिटी लेके ऐसी संस्थाओं में अगर मैं काम करता हूँ, तो मैं ए को प्रभावित कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे लोगों को तो यही संदेश जाएगा कि भाई अल्कोहलिक्स एनोनिमस और ये बाकी जो संस्था है, ये एक ही है, दोनों का एक ही काम है, और ये कहीं तो भी ए को खतरे में डालने वाला काम। तो हमको इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि यदि हम ऐसी बाहर की किसी भी संस्थाओं के साथ में अफिलिएट अगर हम कर गए, तो पैसों का व्यवहार आएगा, प्रॉपर्टी का धन संपत्ति का विवाद आ जाएगा, और हम ऐसे दुष्चक्र में फंस जाएंगे कि हम हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य है फिर उससे भी डाइवर्ट हो जाएंगे। और ये सब अनुभव हमने ले लिया है पहले शुरुआत में। किसी एरिया के एक ग्रुप ने ये सब प्रयत्न करके देखे कि 3 माले की बिल्डिंग बनाएंगे, नीचे में रिहेबिलिटेशन सेंटर रहेगा, दूसरे माले पे हॉस्पिटल रहेगा, तीसरे माले पे एक ही मीटिंग चलेंगी, फिर वहां उसको रोजगार के बारे में सिखाया जाएगा। ऐसा प्रोजेक्ट करके देखा गया, लेकिन आखिरकार वो फेल हो गया। और हमने अनुभव से सीखा कि हम ए को ऐसे बाकी मामलों में जोड़ नहीं सकते, हम हमेशा उसमें फेल ही रहने वाले हैं। हमको जो भगवान ने एक इतनी बड़ी शक्ति दी है जो और किसी को नहीं दी है, मेरे अनुभव से एक अल्कोहलिक कहीं तो भी अल्कोहल से दूर हो सकता है, उसकी जान बच सकती है। ये जो ईश्वरीय शक्ति है, पावर है, ये ना किसी डॉक्टर के पास में है, ना साइकेट्रिस्ट के पास में है, ना किसी धर्म गुरु के पास में है, इवन हमको पैदा करने वाले माँ बाप के पास भी नहीं है। हमारे माँ बाप भावनात्मक अपील कर करके थक गए, बेटा दारू बंद कर दे रहे, बेटा दारू बंद कर दे रहे, हमने किसी की नहीं सुना। हमको डॉक्टरों ने समझाया, हमको साइकेट्रिस्ट ने समझाया, धर्म गुरु ने समझाया, हमने नहीं माना। लेकिन हमारे ही जैसा एक अल्कोहलिक अपने अनुभव बांट रहा है, और उससे प्रभावित होकर हम शराब से दूर हो गए। मैं ये में आया ही दोस्तों, मेरे अल्कोहलिक दोस्त की शराब की दूरी देख कर आया था। यार ये आदमी शराब से दूर रह सकता है, तो मैं भी रह सकता हूँ। तो इतना पावर, इतनी शक्ति ईश्वर ने मुझे दी है, तो जिस काम के लिए मुझे दी है वो काम मैं करता नहीं और फालतू के काम करते रहता हूँ, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो मेन उद्देश्य है उससे भी भटक जाता हूँ, और दूसरी चीजों में भी रहता हूँ। तो दोस्तों, ये बाहर की दुनिया के जो भी विवाद है उससे ए का कोई संबंध नहीं है। हमको अल्कोहलिक्स एनोनिमस को हमेशा उससे दूर ही रखना है। बाहर की दुनिया में कोई पॉलिटिकल विवाद चल सकते हैं, कोई सांस्कृतिक विवाद चल सकते हैं, कोई राजकीय राजनीतिक विवाद चल सकते हैं, उनका ए से हमारा कोई संबंध नहीं। ऐसी एक संस्था थी वाशिंगटोनियन सोसाइटी अमेरिका में, जो ऐसे विवादों में पड़ी जहाँ पे उस वक्त
कहीं तो भी गुलाम प्रथा थी। तो गुलाम प्रथा के विरोध में उन्होंने अपना वाशिंगटोनियन संस्था ने अपना रायस उपलब्ध कर दिया और धीरे धीरे पक्ष विपक्ष में लोग बंटने लगे। और आखिरकार एक ऐसी संस्था जो एक लिटरेचर में लिखा है कि लगभग उन्होंने अल्कोहलिज्म पे सॉल्यूशन पा लिया था। काफी अच्छे सदस्य संख्या हो गई थी उनकी, लेकिन बाहरी विवादों में पड़ने की वजह से वो संस्था कहीं तो भी दुनिया के नक्शे से गायब हो गई। हमने ये सारी चीजें अनुभव से सीखकर ही दोस्तों इन 12 परंपराओं का निर्माण किया है, ताकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो सदस्य है वो इन चीजों में ना पड़े और ये जीवित रहे। हमारी 7वीं परंपरा, जिसके बारे में मैंने कहा कि सबसे ज्यादा लेबर पेन जिसको कहते हैं, जैसे एक माँ अपना बच्चा जनती है तो जितना पेन उसको होता है, तो ऐसा ही दर्द सह के हमने 7वीं परंपरा बनाई कि हम बाहर से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं लेंगे। हर एगा ग्रुप अपने पांव पे जल्द से जल्द खड़ा होगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का शुरुआत का इतिहास बताता है कि बड़े बड़े सपने हमने देखे। जब 1937 में हमारी संख्या 35-40 थी तो बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बाब को लगा कि 1 to 1 हम कितने लोगों तक जाएंगे, तो अभी बड़ा सोचना पड़ेगा। हम मिशनरी के जैसा काम करेंगे, बड़ा ऑफिस बनाएंगे, अपनी एक पुस्तक छापेंगे, हम हॉस्पिटल खोलेंगे, हम रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलेंगे। बहुत बड़ी बड़ी सोच थी हमारी, पर पैसा नहीं था। हमारे दोनों को फाउंडर कहीं तो भी घर गिरवी पड़े थे, आर्थिक स्थितियां खराब थी। तो फिर बाहर के लोगों से मदद लेकर काम करने का विचार आया। जॉन डी रॉकफेलर उस वक्त के बहुत बड़े व्यवसायी थे, उनको हमने अपने प्रोग्राम के बारे में बताया। शुरुआत में उन्होंने कुछ संख्या हमको एक अमाउंट दिया, जिसकी वजह से अल्कोहलिक फाउंडेशन बना और हमारा काम शुरू हुआ, बिग बुक लिखने का काम शुरू हुआ। लेकिन बिग बुक छपने के बाद में भी दिखने को तैयार नहीं। हमारी आर्थिक स्थिति पहले ही खराब, अब ए का काम बढ़ेगा कैसे। 1941 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट में जैक अलेक्जेंडर ने ए के बारे में लेख लिखा और हजारों की तादाद में इंक्वायरी आने लगी। उसका सामना हम कर नहीं पा रहे थे, तो फिर एक बार हम जॉन डी रॉकफेलर के पास मदद मांगने गए और उस आखिरी मीटिंग में सब कुछ सुनने के बाद में साफ तौर पे हमको एक संकेत दे दिया गया, एक निर्देश दे दिया गया कि भाई ये ए का जो प्रोग्राम है एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है और बहुत ज्यादा पैसा अगर इसमें इन्वॉल्व हो गया तो हो सकता है कि ये प्रोग्राम स्पॉइल हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके हम थोड़ी बहुत मदद तो करेंगे, लेकिन जितना जल्दी हो सके ए के ग्रुप ने अपने आप को अपने पांव पे खड़ा कर देना चाहिए, ताकि बाहरी दुनिया का जो आर्थिक हस्तक्षेप है उससे बचा जा सके। और बड़े कठोर कठोर मन से, निराश मन से हमने ये फैसला स्वीकार किया। आज कहीं तो भी ये जीवित है तो ये इसी फैसले की वजह से है कि बाहर की दुनिया का कोई दखल हमारे ए में नहीं है। कई लोग ए को अपनी वसीयत के द्वारा हजारों लाखों डॉलर देने के लिए तैयार थे। $10,000 एक लेडी ने लिखकर छोड़े थे और जब फैसला हुआ कि क्या करना, ये पैसा लेना या नहीं लेना, तो कुछ लोग बोल रहे थे भाई ए का काम करने के लिए बहुत पैसों की आवश्यकता है और हमने ये पैसा लेना ही चाहिए। और लगभग तय भी होते होते आ गया था कि नहीं, हमने ये $10,000 लेने चाहिए। लेकिन फिर ग्रुप कॉन्शियस, फिर माइनॉरिटी की आवाज आई कि ऐसे ही बहुत लोग पैसा देने के लिए तैयार है। एक बार एक व्यक्ति से हमने पैसा ले लिया तो बाकी लोगों से भी लेना पड़ेगा, और फिर जरूरत से ज्यादा अगर पैसा ए में आ गया तो फिर क्या होगा। फिर हमको लगेगा हमने ये क्षेत्र में भी जाना चाहिए, वो क्षेत्र में जाना चाहिए। हम अपनी प्राथमिक जो हमारा उद्देश्य है वो भूल जाएंगे। ए के जो सदस्य है उनको लगेगा ए के पास बहुत पैसा है, तो वो भी हमको मदद करना बंद कर देंगे। जबकि 1941 के बाद में बिल डब्ल्यू ने पूरी फेलोशिप को रिक्वेस्ट की थी कि हर व्यक्ति ने $1 एक साल का अल्कोहलिक फाउंडेशन को देना चाहिए, अपील की थी, ताकि हम जो इंक्वायरी जा रही है अल्कोहलिक लोगों की उनको मेल कर सके, उन तक पहुंच सके। लेकिन ए की फेलोशिप वो भी मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। मगर आज देखो दोस्तों कि आज हम अपने बर्थडे कॉन्ट्रीब्यूशन जीएसओ को भेजते हैं,
हम अपने बर्थडे में इंटर ग्रुप को भी पैसा देते हैं। ग्रुप अपनी किटी जो जमा करता है साल भर की किटी के बाद में, एनिवर्सरी के बाद में, आज कहीं तो भी वो किटी से भी हम इंटर ग्रुप, यूएसओ, ये जो सर्विस कमेटी है हमारी, इनको हम देते हैं। वो चलन वहां से शुरू हुआ। तो आज कहीं तो भी सातवीं परंपरा की वजह से हम देखते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस अपने पांव पे खड़ी है। और इन्हीं चीजों की वजह से बाहर की दुनिया में एक ही बहुत इज्जत है। आज भी कई लोग गेस्ट के तौर पे हम एक प्रोग्राम में जब बुलाते हैं तो वो बोलते हैं तुमको कुछ लगेगा तो बताना, हम पॉम्पलेट छाप देंगे आपको 1000 2000, हम आपको और कुछ चीजें उपलब्ध कर देंगे। कई लोग रेलवे डिपार्टमेंट में के साथ में भी हमने काम किया, तो रेलवे वाले हमको फ्री में आना जाना, रहना, पास, ये सब देने के लिए तैयार। लेकिन दोस्तों यही सातवीं परंपरा थी कि जिसने हमको सजग किया कि अगर किसी ने, देने वाले ने एक बार देगा और उसके बाद में अगर वो हमसे हिसाब मांगने लगेगा तो फिर हम क्या करेंगे। जैसा हम देखते हैं कि कई जगह उद्योगपति पैसा लगा देते हैं और फिर उनके नाम की पट्टी लगानी पड़ती है। तो ऐसा ही कुछ ए के साथ में हो जाता था। जो दान देता था तो वो अपने नाम से अपना ए का ग्रुप चालू कर देता था, टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, अंबानी ग्रुप। आज हम बचे हुए हैं। बाहर का किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप ए में नहीं है दोस्तों। आज हम ग्रुप में किटी के माध्यम से अपने सारे खर्चे करते हैं। कई ग्रुपों में मेंटेनेंस दिया जाता है, कई ग्रुपों में पैसा नहीं लिया जाता, जो संचालक, जो जगह के मालिक होते हैं। लेकिन कई ग्रुपों में जहां हम ग्रुप चलाते हैं वहां रेंट भी देना पड़ता है। वहाँ कहीं तो भी जो इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस रहता है वो भी हम मंथली या 3 मंथ का देते हैं। मेरे अपने ग्रुप में हम 3 महीने का एक अमाउंट देते हैं उनको। ये सेल्फ सपोर्ट, ये स्वावलंबन है कि ठीक है जगह फ्री में मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा फ्री में ही पाएंगे। हमारा भी आत्मसम्मान है। तो ग्रुप की किटी निकलती है हर मीटिंग में, उस ग्रुप की किटी से ही हम लिटरेचर खरीदते हैं, पॉम्पलेट छापते हैं, पीड़ित शराबी तक वो पहुंचता है। तो आज कहीं तो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस अपने पांव पे खड़ी है, अपना खर्चा खुद संभालती है, खुद चलाती है, और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। एक ए का मेंबर होने के नाते, एक ए का ग्रुप होने के नाते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ए को अगर धन की आवश्यकता है तो मैंने वो धन की भी पूर्ति करनी चाहिए। ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, ऑनलाइन मीटिंग में भी पैसा भरना पड़ता है। कई बार होस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं, बार बार करते हैं कि भाई ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, किटी कीजिए। लेकिन बहुत कम लोग उसमें पे करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। कोई ग्रुप, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो या ऑनलाइन मीटिंग हो, अगर उसको चलाने के लिए पैसा लग रहा है तो मैंने अपना अंशदान उसमें देना चाहिए। कोई नया आदमी आता है, आर्थिक रूप से बहुत ही टूटा फूटा है, तो हम खुद ही उसको कहते हैं कि भाई तेरे को फिलहाल में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक समय के बाद में जब वो सक्षम हो जाता है, अपने पांव पे खड़ा हो जाता है, तो हम उसको सिखाते हैं कि भाई अभी तेरे को अपने चाय का खर्चा भी करना पड़ेगा। मीटिंग के बाद में हम फिजिकल मीटिंगों में चाय पीने जाते हैं, कई कॉफी मिलती है, तो ये खर्चा कौन उठाएगा। अगर मैं जब नया था, मेरे पास पैसा नहीं था, तब की बात थी, ठीक है, मेरे साथ वाले ने मेरा खर्चा उठाया। अब आज मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ग्रुप की किटी में अच्छा उदार मन से कुछ डालू, सिर्फ चाय का पैसा में नहीं डालू। कई बार क्या होता है कि चाय 5 रुपए की मिलती है तो 5 ही रुपए डालता हूँ। तो मैंने अपने चाय का पैसा दिया, ए को क्या मिला, तो हो सके तो मैं 10 डाल दूं ताकि 5 चाय से हो जाए, 5 रुपए ग्रुप को मिले। ये सोच कहीं तो भी धीरे धीरे हमारी बनते जाती है। हम भी सेल्फ सपोर्ट सीखते हैं। एक ही ये जो 12 परंपराएं हैं दोस्तों, ये जीवन में भी काम आती है। ये जो सातवीं परंपरा जो कहती है हर एक ग्रुप ने अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, ये प्रोग्राम मुझे अपनी जिंदगी में भी मदद कर रहा था। हर बात के लिए मैं लोगों पे डिपेंड था। लोगों ने मुझे प्रेम देना चाहिए, लोगों ने मुझे सहानुभूति रखनी चाहिए, लोगों ने मेरे खर्चे करने चाहिए। मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा, सब लोगों ने मेरे लिए करना चाहिए। लेकिन ये एक का प्रोग्राम है जिसने मुझे स्वावलंबी बनाया। भाई आर्थिक लेन देन सबको करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब दूसरों पर ही निर्भर हो जाऊं। तो ये एक परंपराओं से हमको अपने निजी जीवन में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे बड़ी बात कि ये सारे काम जो है, अगर हमने अनाम रह के और निस्वार्थ भावना से नहीं किया
तो उसका कोई मोल ही नहीं रहेगा। और इसीलिए ए में सर्विस करते वक्त, काम करते वक्त हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ए की ये जो सेवा है वो मेरे लिए कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है, मान सम्मान का विषय नहीं है। ये मेरी सर्विस ग्रेटिट्यूड की भावना से होनी चाहिए। आभार, तो ए कहती है आभार सिर्फ मुंह जबानी ना हो, ये कृति में होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड इन एक्शन, कृति में आभार। तो इसका मतलब है कि अब मेरा सब कुछ अच्छा हो गया है, तो अभी मैंने ए को भी कुछ देना बनता है। तो मैं ए को क्या दे सकता हूँ? ए को मैं अपनी सेवाएं दे सकता। अगर ग्रुप में हूँ, मेंबर हूँ, तो मैं ग्रुप में कोई पद ले सकता हूँ। बगैर पद के भी ए में सेवा की जा सकती है। ऑनलाइन मीटिंगों में होस्ट कर रहे हैं, ये भी एक अपना समय निकाला जा रहा है, अपना कई धन भी खर्च कर रहे हैं, ये मेरी सर्विस है। लेकिन ये सर्विस करते वक्त हमेशा मुझे सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का, अपने मान सम्मान की भावना का। क्योंकि मैं एक बेसिकली, मेरे जैसा अल्कोहलिक मान सम्मान का भूखा होता है। एक उसमें वो चीज रहती ही है, शुरू में मेरे अंदर में भी थी कि मैं जो कर रहा हूँ तो उसके बदले में मेरा अप्रिसिएशन हो, मेरी लोग सुने, मैं देखो कितना काम कर रहा हूँ। साला उसके बाद में भी कोई कुछ नहीं रहा। तो ये जो मेरा काम करने का तरीका है वो गलत है। अगर मैं इस तरीके से एम सर्विस कर रहा हूँ, बदले में अपेक्षाएं कर रहा हूँ, तो मैं ठीक से सेवा नहीं कर पाऊंगा, उसका मुझे बदला बराबर नहीं मिलेगा, मेरा मन शांत नहीं रहेगा। मैं लोगों को मैसेज दूंगा, वो अगर ए में आ गए तो फिर उनसे वसूल नहीं करूंगा। पैसा तो कोई मांगता नहीं है, लेकिन मान सम्मान की भूख जरूर रहती है कि जो नया आदमी ए में आया है कि वो मेरे हिसाब से चले, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करे। ग्रुप में अगर बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ तो ग्रुप में मेरा डोमिनेशन, मैंने इस ग्रुप को बनाया, ये तो मेरे बाद में आए, मेरी वजह से इनको सोबराइटी मिली, तो मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही होना चाहिए। तो ये जो मान सम्मान की जो भूख है, ये कहीं तो भी एक ही यूनिटी को ही खराब कर। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं विशेष हूँ, मुझे और बाकी लोगों से ज्यादा विशेष अधिकार मिल रहे हैं। जबकि एक कहती है कि न्यू कमर हो, ओल्ड टाइमर हो, हम सब एक है, हमको अनाम रह के ही काम करना पड़ेगा। कोई भी ए का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता बाहर की दुनिया में, हम सबके अधिकार सेम है। तो इसीलिए यदि मैं ए का मेंबर हूँ तो बाहर की दुनिया से फेस करते वक्त मुझे अनाम रह के काम करना पड़ता है। टीवी, रेडियो, प्रेस, मीडिया, सोशल मीडिया, यहाँ पे मैं ए का प्रवक्ता बनने की कोशिश ना करूँ, अपना पूरा नाम उजागर कर रहा हूँ, अपनी पूरी आइडेंटिटी ओपन कर रहा हूँ, और ये भूल रहा हूँ कि मैं अल्कोहलिक हूँ। मैं कब शराब के अड्डे पे दिख जाऊंगा कोई गारंटी नहीं है। आज मेरे बड़े में फोटो आ जाएंगी और कल दारू पी लिया तो जितना मैंने नाम ए का किया हूँ उससे ज्यादा बदनामी ए की हो जाएगी। तो हमें हमेशा अपना अल्कोहलिज्म ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कहती है कि बाहरी दुनिया में, खास तौर पे पब्लिक लेवल पे 100% अनाम रह के काम करना है। तो ये सारी चीजें हमको तब समझेगी जब हम अपना एक स्पॉन्सर बनाएंगे, हम ए के प्रोग्राम को कहीं तो भी सीरियसली लेंगे, इन 12 कदमों के साथ साथ परंपराओं को भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये 12 परंपराएं जरूरी है। मेरा अस्तित्व बचाना है तो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अस्तित्व को बचाने के लिए मदद करनी पड़ेगी, काम करना ही पड़ेगा। आई एम रिस्पॉन्सिबल। यदि मैं अपनी रिकवरी को बचाए रखना चाहता हूँ और आने वाली पीढ़ी के लिए भी ए को सुरक्षित रखना चाहता हूँ, तो इन 12 परंपराओं को समझकर अपनी डे टू डे लाइफ में ए में जब मैं काम कर रहा हूँ तो इनको समझ के ही काम करना पड़ता है। मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ए की यूनिटी पे दाव न लगाऊं। अगर पीछे हटना पड़े चलेगा, लेकिन मेरी वजह से ए की यूनिटी खराब ना हो, ए का भवितव्य खराब ना हो, इसके लिए दोस्तों मैं जिम्मेदार हूँ। तो जितनी बार बार 12 परंपराओं पर चर्चा होंगी, जितना हम इसको अच्छे से समझेंगे, उतना ही दोस्तों हम इन परंपराओं के तहत सेवा करेंगे और अपने आप को भी सुरक्षित रखेंगे और ए को भी सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। थैंक यू।